हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट क्लास में हमने कोशिका के दूसरे अंगों को पढ़ा। आज हम कोशिका चैप्टर पूरा डिटेल में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं लवक के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, प्लास्टिड, ठीक है। पहले एक बार इसकी संरचना देख लेते हैं कि कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। देखिए, लवक जो है ये कहाँ पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। आप कहीं भी देख लो, आपको कहीं भी संरचना नहीं दिखाई देगी लवक की, ठीक है। केवल किस में पाया जाता है, प्लांट में, ठीक है। ये देखिए, ये रहा लवक। हम इसको बड़ा करके बनाएंगे और उसका पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्या होता है लवक। अब देखिए, अगर हम बात करें तो जो लवक की खोज है वो सबसे पहले किसने की थी, हिकल ने, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि लवक की खोज किसने की है तो आप क्या लगाएंगे, हिकल, ठीक है। बट लवक को जो प्लास्टिड नाम दिया, ठीक है, लवक को प्लास्टिड किसने कहा, सिम्फर ने। किसने कहा था, सिम्फर ने, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो लवक होता है वो केवल कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ही पाया जाता है, यानी पौधों की कोशिकाओं में ही लवक पाया जाएगा, अन्यथा जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता, ठीक है। बट एक अपवाद है, अपवाद जरूर याद करना, ठीक है, क्योंकि अपवाद से क्वेश्चन बहुत आते हैं। अपवाद है युगलीना। युगलीना किस में आता है, जंतु में, ठीक है। तो जो युगलीना की कोशिका है उसमें क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, ठीक है। जबकि लवक किस में पाए जाते हैं, केवल पादप कोशिकाओं में, यानी पौधों की कोशिकाओं में ही लवक पाए जाते हैं। बट जो अपवाद है जंतु कोशिका में, सिर्फ एक जीव है जिसका नाम है क्या है, युगलीना, उसमें क्या पाया जाता है, लवक पाया जाता है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये एक दोहरी झिल्ली युक्त अंग है, ठीक है। आपको पता है डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ऐसी इसके चारों तरफ कितनी झिल्लियाँ हैं, डबल मेम्ब्रेन, यानी दो दोहरी युक्त झिल्ली युक्त अंग है। जैसे मान लीजिए हमने पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, देखिए ये चित्र, जो डबल मेम्ब्रेन अंग कौन कौन से हैं, लवक, सूत्रकणिका जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक हमने पढ़ लिया, लवक हम पढ़ रहे हैं, और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और ये एकल झिल्ली युक्त अंग हमने सारे पढ़ लिए, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, केंद्रिका, ये भी पढ़ लिया, ठीक है। अब देखिए, तो ये क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त अंग है, ठीक है। और ये जो इसकी झिल्ली है वो किसकी बनी होती है, प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि लवक की झिल्ली किसकी बनी होती है तो आप क्या लगाएंगे, प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है। अब देखिए, जो लवक होता है वो 3 प्रकार का होता है। लवक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला है अवर्णी लवक, जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट हिंदी में। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि अवर्णी लवक क्या होता है, वर्णी लवक क्या होता है, हरित लवक क्या होते हैं, ठीक है। आप याद रखेंगे कि केवल किसमें पाया जाता है, पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो ये कितने लवक कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, ठीक है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अवर्णी लवक जिसको बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। वर्णी लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, और हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, एम है ये, ठीक है, क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक क्लोरोप्लास्ट। अब इनकी पहचान कैसे होगी, ठीक है। जो रंगहीन होंगे, बिल्कुल ही कलरलेस, क्योंकि देखिए वर्णी का क्या मतलब होता है, वर्णी का मतलब होता है, या इसको बोलेंगे पिगमेंट, मतलब कलर यानी रंग, ठीक है। वर्णी का क्या मतलब होता है, रंग। अब इसके सामने क्या लग गया है, अवर्णी, इसको क्या बोलेंगे, रंगहीन, ठीक है। और जो ये ल्यूकोस लगा हुआ है इसका मतलब भी क्या होता है, रंगहीन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कोई भी कलर नहीं होगा, यानी रंगहीन होगा, ठीक है। जो रंगहीन लवक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवर्णी लवक। आप इसका ये भी नाम याद करेंगे, ल्यूकोप्लास्ट। सीधा कई बार एग्जाम में इसमें याद आता है डायरेक्ट कि ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णी लवक नहीं देगा वो, ऑप्शंस में क्या डाल देगा, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो रंगहीन लवक होते हैं वो कौन से होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वर्णी लवक जिसको बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, हरे रंग को छोड़कर जो समस्त रंग वाले लवक पाए जाएंगे उनको क्या कहा जाएगा, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। हरे रंग को छोड़ देना है, और जिसमें कोई भी रंग ना हो वो ल्यूकोप्लास्ट, और जिसमें क्या हो, हरे रंग को छोड़कर जितने भी लवक पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है।
उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। हरे रंग के जितने भी लवक होंगे उसको क्या बोला जाएगा? क्रोमोप्लास्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ये जो अवर्णी लवक है जिसको बोलते हैं हम ल्यूकोप्लास्ट, ये क्या है? ठीक है, पहली बात तो ये क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं। अभी हमने पढ़ा, क्योंकि तभी तो नाम क्या है इसका? अवर्णी। ठीक है, ये क्या होते हैं? रंगहीन। अब आपको पता है हम लवक पढ़ रहे हैं, और लवक है वो किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है। ठीक है, यानी पादप में पाया जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत ज्ञान तो पहले भी होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पादपों में ऐसी कौन सी जगह है जो कलरलेस होती है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे कि जो उसके भूमिगत तने होते हैं या जड़, ठीक है, वो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, उनका कोई भी कलर नहीं पाया जाता। ठीक है, तो आप सीधा बताएंगे कि जो अवर्णी लवक होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? भूमिगत जड़ों व तनों में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, इसी वजह से कहाँ पाए जाएंगे? भूमिगत जड़ों या तनों में। तो आप मेरे को बताएं, क्या जड़ों का या तनों का कोई रंग हो जो उसके भूमि के नीचे यानी जो मिट्टी के नीचे होते हैं, क्या उनका कोई कलर होता है? नहीं। तो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। ठीक है, तो क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? भूमिगत तनों व जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो अवर्णी लवक है इसका मुख्य कार्य क्या है, ठीक है, तो मुख्य कार्य क्या है? भोजन का संग्रह करना। ठीक है, भोजन को इकट्ठा करना ही क्या काम है? लवकों का काम ही क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करना है। ठीक है, अब देखिए, जो अवर्णी लवक है वो आगे कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। लवक 3 प्रकार के हैं, आगे जो अवर्णी लवक है वो कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ठीक है, याद रखना, लवक 3 प्रकार के हैं, आगे अवर्णी भी कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा है? प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ठीक है, प्रोटीनोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट और इलायोप्लास्ट। अब देखिए, जैसे इसका नाम है प्रोटीनोप्लास्ट। ठीक है, सबसे पहले तो ये भी पूछ सकता है कि प्रोटीनोप्लास्ट क्या है, तो क्या आपके माइंड में आना चाहिए? एक लवक है। कौन सा लवक है? अवर्णी लवक। ठीक है, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है घुमा के, तो आपको सारा डिटेल में पता होना चाहिए। प्रोटीनोप्लास्ट क्या है? लवक है। कौन सा लवक है? अवर्णी लवक। ठीक है, और ये क्या करता है? प्रोटीन का संग्रह करता है। ठीक है, जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है वो क्या करता है? प्रोटीन को इकट्ठा करता है। ठीक है, तो प्रोटीनोप्लास्ट का काम क्या है? प्रोटीन का संग्रह करना। जैसे बीज, एग्जाम्पल क्या है? बीज। तो अगर पूछा जाए कि बीज किसका उदाहरण है? प्रोटीनोप्लास्ट का। प्रोटीनोप्लास्ट अवर्णी लवक, अवर्णी लवक मतलब लवक। ठीक है, आपको ऐसे डिटेल में याद करना है। जो एमाइलोप्लास्ट लवक है वो कहाँ पाया जाता है? पादपों में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रोटीनोप्लास्ट लवक है वो पादपों में कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? बीज में। सिंपल। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन का संग्रह करता है। कार्य क्या है? प्रोटीन का संग्रह करना। और कहाँ पाया जाएगा? बीज में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए एमाइलोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे? स्टार्च में। स्टार्च मतलब आलू में। एग्जाम्पल क्या है? आलू। आलू में क्या होता है? एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है जिसको बोलते हैं स्टार्च। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। और हमने जब सेकंड चैप्टर कवर किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्च का विलयन होता है वो क्या करता है? टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। ठीक है, अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए एमाइलोप्लास्ट लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आलू में। ठीक है, या स्टार्च या मंड में। ठीक है, उसके बाद इलायोप्लास्ट लवक होते हैं वो क्या करते हैं? वसा व तेल का संग्रह करते हैं या निर्माण करते हैं। ठीक है, वसा व तेल का संग्रह करने वाले लवक को क्या कहा जाता है? इलायोप्लास्ट। जैसे बीज, सरसों का बीज, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज, जिनके भी बीज से क्या हो? तेल निकले, उसको क्या बोलेंगे हम? इलायोप्लास्ट लवक। ठीक है, तो एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो प्रोटीनोप्लास्ट है उसका मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। और कहाँ पाए जाते हैं? बीज में। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट का मुख्य कार्य क्या है? स्टार्च या मंड का निर्माण करना। ठीक है, या उसका संग्रह करना। और इसका एग्जाम्पल है आलू। इलायोप्लास्ट का मुख्य कार्य है वसा व तेल का संग्रह करना, या आप बोलें वसा या तेल को बनाना। और इसका एग्जाम्पल क्या है? बीज या सरसों या सूरजमुखी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है, तो आपने लवकों के प्रकार देखे, वर्णी,
अवर्णी और हरित लवक, ठीक है। अवर्णी लवक भी आगे 3 प्रकार के हैं, उनके कार्य देखे और एग्जाम्पल देखे, ठीक है। तो उनके कार्य भी याद रखने हैं, एग्जाम्पल भी याद रखने हैं। अब देखिए इसमें जो एक महत्वपूर्ण पॉइंट वो है कि अगर जो अवर्णी लवक होते हैं, जो अवर्णी लवक होते हैं, अगर उनको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाए तो वो किस में चेंज हो जाते हैं? हरित लवक में, हरित लवक में, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए आलू है, जो हम खाते हैं आलू, उसको आप सूर्य के प्रकाश में, वो जब हम बाज़ार से लेके आते हैं वो कैसे रंग का होता है? ब्राउन से कलर का, यानी कलरलेस होता है, ठीक है। आप देखेंगे कि जब आप उसको सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो वो हरे और नीले रंग का हो जाता है। आप सूर्य के प्रकाश में कहीं 2-3 दिन के लिए आप सूर्य के प्रकाश में उसको रख दीजिए, ठीक है। जो अवर्णी लवक होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में क्या होते हैं? हरित लवक में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आलू क्या होता है? कलरलेस होता है, और जब हम उसको मार्केट से लाते हैं कलरलेस होता है। बट जब हम उसको सूर्य के प्रकाश में 2-3 दिन के लिए रख देते हैं तो कुछ समय बाद वो ब्लू और ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। मतलब वो हरित लवक में चेंज हो जाता है, ठीक है। यही बात कही गई है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो अवर्णी लवक होते हैं वो हरित लवक में क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। और जो हरित लवक होते हैं, याद रखना, जो हरित लवक होते हैं वो सूर्य की अनुपस्थिति में, एब्सेंट में, वर्णी लवक में चेंज हो जाते हैं। यानी आप बात करें अवर्णी लवक, ठीक है, सूर्य की उपस्थिति में किस में चेंज होगा? हरित लवक में। बट हरित लवक सूर्य की अनुपस्थिति में, एब्सेंट में, किस में चेंज हो जाता है? वर्णी लवक में। तो हम कह सकते हैं कि अवर्णी लवक हरित लवक में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये तो था अवर्णी लवक के बारे में डिटेल, ठीक है। इसके बारे में जितने भी पॉइंट थे मैंने सारे लिख दिए और आपके एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब आगे डिस्कस करते हैं वर्णी लवक के बारे में। देखिए वर्णी लवक किसको बोलते हैं? क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। लवक का एक प्रकार है जिसको बोलते हैं वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट। हरे रंग को छोड़कर समस्त रंगों वाले लवकों को क्या कहा जाता है? वर्णी लवक, ठीक है। और ये किस में पाए जाते हैं? पुष्पों में, उनकी कलियों में, फलों में, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए पुष्पों, कलियों या फलों में कौन से लवक पाए जाते हैं, तो आप कहेंगे वर्णी लवक, ठीक है। क्योंकि आप देखा होगा कि पुष्पों का कलर कुछ और होता है, ठीक है, कलियों का कलर कुछ और होता है, पर पुष्पों का कलर हरा नहीं होता, ठीक है। इसी वजह से तो इन वर्णकों को क्या किया गया है? लवकों को बांटा गया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो वर्णी लवक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? फियोप्लास्ट, रोडोप्लास्ट। जो फियोप्लास्ट होता है वो कैसे कलर का होता है? भूरे रंग का, जैसे भूरे शैवाल। शैवाल मतलब क्या होता है? काई, ठीक है, जो हमारे तालाब में पाई जाती है। तो फियोप्लास्ट कैसे कलर का होता है? भूरे रंग का, जिसको बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है भूरे शैवाल। और जो रोडोप्लास्ट है, जैसे रेड से ही पड़ा है इसका नाम, तो ये कैसे कलर का होता है? लाल रंग का, जैसे लाल शैवाल, ठीक है। समुद्रों में लाल शैवाल भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो वर्णी लवक के बारे में यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको बोलते हैं हरित लवक, जिसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। हरित लवक हरे रंग के लवकों को कहते हैं, ठीक है। अब देखिए लवक आपको पता है कि पादप में पाए जाते हैं, यानी प्लांट में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जो पौधे की पत्तियां होती हैं, जो पत्ते बोलते हैं जिनको हम, आपने भी देखा होगा पौधे की पत्तियां, किसी भी पौधे की पत्ती ले लीजिए आप, जो पौधे की पत्ती होती हैं उसमें मेसोफिल कोशिका में पाए जाते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखेंगे कि जो हरित लवक है वो पौधों की कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। और पत्तियों में किस कोशिका में पाए जाते हैं? मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। याद रखेंगे ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित लवक कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको पता है कि पौधों में पाए जाते हैं। और पौधों में कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में।
और पत्तियों में कहाँ पाए जाते हैं, या आप ऐसे लिख सकते हैं पौधों में। पौधों में कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में। और पत्तियों में कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में एक कोशिका होती है मेसोफिल सेल, उसकी कोशिकाओं में पाए जाते हैं क्या, हरित लवक। ठीक है। अगर हम बात करें जो इसकी खोज है वो किसने की थी, सिम्पर ने। ठीक है, जिसने लवक को क्या कहा था, प्लास्टिड नाम दिया था। ठीक है, किसने खोज की थी इसकी, सिम्पर ने। ठीक है, अब हम इसकी संरचना देख लेते हैं। अब आपको पता है जो लवक होता है वो क्या है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स, यानी दोहरी झिल्ली युक्त, डबल यानी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है इसकी हर संरचना कैसी होगी, दोहरी झिल्ली युक्त। ठीक है, तो ये देखिए इसमें क्या है, 2 झिल्लियाँ मैंने बना दी। ठीक है, और एक झिल्ली ये बना दी। ठीक है, एक ये क्या है इसकी इंटरनल झिल्ली यानी आंतरिक झिल्ली, और ये क्या है इसकी बाह्य झिल्ली। ठीक है, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली, लवक की आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच में एक स्पेस पाया जाता है। आपको स्पेस दिखाई दे रहा है ना, एक खाली स्पेस दिखाई दे रहा होगा आपको, ये स्पेस पाया जाता है। इस खाली स्पेस को बोला जाता है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, याद रखा जाए। ठीक है, आगे से पूछा जाएगा कि हरित लवक की कोशिकाओं के बीच में या फिर उसकी झिल्ली की कोशिकाओं के बीच में एक खाली स्थान पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, अब ये जो हरित लवक की संरचना है, इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है ऐसे, कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं ऐसे संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जिसके अंदर का जो ये समस्त भाग है इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। ठीक है, जो इसके अंदर का जो समस्त भाग है लिक्विड टाइप में वो क्या कहलाता है, स्ट्रोमा, या फिर हिंदी में बोलें तो इसको पीठिका कहते हैं। ठीक है, पीठिका या स्ट्रोमा। तो इसके अंदर ये जो संरचना पाई जाती है, इसमें के ऊपर क्या होता है, एक सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है। जैसे मान लीजिए सिक्के नुमा है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, आप देख रहे हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे सिक्के नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो एक संरचना है, एक सिक्के नुमा जो संरचना है, इसको बोला जाता है थैलेकोइड। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे ना, प्रकाश संश्लेषण, जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि थैलेकोइड क्या होता है। ठीक है, अभी आप ये इतना याद रखें कि सिक्के नुमा जो संरचना पाई जाती है हरित लवक में, ठीक है, सिक्के नुमा एक सिंगल संरचना को क्या कहा जाता है, थैलेकोइड। ठीक है, और ये जैसे मान लीजिए एक थैलेकोइड ये, एक थैलेकोइड ये, एक थैलेकोइड ये, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है, तो ये जो पूरा थैलेकोइडों का समूह है उसको क्या कहा जाता है, ग्रेना। याद रखेंगे, एक सिक्के नुमा संरचना को बोला जाता है थैलाकोइड, कई पूरे थैलाकोइडों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रेना। ठीक है, अब देखिए थैलाकोइड, एक थैलाकोइड, ये भी क्या है, थैलाकोइड एक, एक थैलाकोइड ये, एक थैलाकोइड ये, एक थैलाकोइड ये, एक थैलाकोइड ये। ठीक है, और इसके समूह को क्या बोला जाता है, ग्रेना। ठीक है, इसके थैलाकोइडों के समूह को क्या कहा जाता है, ग्रेना। और एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से जिस तरह जिस भी संरचना के साथ जुड़ी होती है, याद सुने ध्यान से, एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से जिस भी संरचना के साथ जुड़ी होती है उसको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। ठीक है, या कहीं एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से जिस भी संरचना से जुड़ी होती है उसको क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा लैमेली। तो अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रोमा लैमेली क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे कि एक ग्रेना दूसरी ग्रेना से जिस भी संरचना से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। और ग्रेना क्या है, थैलाकाइडों का समूह, और थैलाकाइड क्या है, एक सिक्के की आकार की संरचना पाई जाती है हरित लवक में, उसको बोलते हैं थैलाकोइड। ठीक है, क्लियर इतना। अब देखिए, अब ये जो थैलाकोइड है, ये जो एक संरचना है, मैं इसको अलग से यहाँ बना के दिखाता हूँ। ठीक है, इस पर क्या होता है, ऐसे पाए जाते हैं कुछ बिंदु, थैलाकोइड की सतह पर क्या होता है, एक वर्णक पाया जाता है। ठीक है, थैलाकोइड की जो सतह है, जैसे ये थैलाकोइड है, इसकी सतह क्या है, ये सरफेस क्या है, ये इसकी सरफेस पे एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित। हिंदी में बोलेंगे पर्णहरित, वैसे कहेंगे क्लोरोफिल, आप क्लोरोफिल याद रखेंगे। ठीक है,
जो थैलाकोइड है उसकी सतह पर एक वर्णक पाया जाता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल का आपको काम पता ही है, क्या करता है ये? प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण कैसे करता है? कोई भी पौधे प्रकाश संश्लेषण कब करते हैं? सूर्य और CO2 की सहायता से, सूर्य की उपस्थिति में और CO2 की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन जनरेट होती है। ठीक है, ऑक्सीजन पैदा होती है। तो थैलाकोइड की सतह पर एक वर्णक पाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो आप कहेंगे पत्तियों में, हरी पत्तियों में। ठीक है, और तनों में भी पाया जाता है कि थोड़ा थोड़ा। पत्तियों में कहाँ पाया जाता है? थैलाकोइड की सतह पर। ठीक है, तो अंदर पूछा जाए तो थैलाकोइड की सतह पर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जो हरित लवक होते हैं इसमें क्या होता है, अपना लवक में क्या होता है, अपने ना राइबोसोम भी पाए जाते हैं। मैं आपको सही बताऊं तो इसमें क्या होता है, लवक में, प्लास्टिड में अपने राइबोसोम भी पाए जाते हैं। अब आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि अगर राइबोसोम पाया जाएगा तो क्या होगा? राइबोसोम पाया जाएगा तो प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, कुछ हद तक प्रोटीन का निर्माण करेगा। इसी वजह से जो हरित लवक है उसको क्या बोला जाता है? कोशिका का रसोई घर। ठीक है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? हरित लवक को। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है तो क्या कहेंगे? हरित लवक को। क्यों? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका अगर बात करें, जो ये हरित लवक है, यह लवक सीधा लवक भी बोल सकते हैं, क्योंकि लवक भी किसके अंदर आता है? हरित लवक के अंदर आता है। ठीक है, जो लवक होते हैं उसका अपना तो DNA होता है और अपना ही क्या होता है? राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, DNA भी पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसको रसोई घर कहते हैं। ठीक है, तो ये हरित लवक की संरचना थी, इसके बारे में संपूर्ण फैक्ट थे। अब लवक का चैप्टर खत्म। ठीक है, लवक के बारे में अगर कुछ भी पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, अगली संरचना देखते हैं हम, वैक्यूल या फिर कहें रसधानी। ठीक है, रसधानी, वैक्यूल, इसको रिक्तिका भी कहते हैं। ठीक है, रिक्तिका भी कहा जाता है इसको। पहले हम इसकी संरचना देख लेते हैं कि कोशिका में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, देखिए जो रिक्तिका है ये पाई जाती है, वैसे तो जंतु कोशिका में पाई जाती है रिक्तिका, पर उसमें क्या होता है? उसका आकार छोटा होता है। ठीक है, जबकि जो पादप कोशिका होती है उसमें सबसे, अच्छा आप खुद देख रहे हो कि जो ये पादप कोशिका है इसमें सबसे ज़्यादा आकार किसने घेर रखा है? किस कोशिकांग ने घेर रखा है? तो आप क्या कहेंगे? रिक्तिका ने। दिखाई दे रहा है बिल्कुल आसानी से। ठीक है, रिक्तिका, इसको रसधानी बोलते हैं और इंग्लिश में वैक्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मुख्य कार्य देख लेते हैं क्या होता है कि ये दोनों कोशिकाओं में पाई जाएगी, जंतु में भी पाई जाएगी, पादप में पाई जाएगी। बट जंतु में क्या होती है? छोटी होती है। पादप में क्या होती है? बड़ी आकार में पाई जाती है। ठीक है, और पादप का 80 से 90% स्थान इसी के द्वारा क्या होता है? घिरा रहता है। ठीक है, रसधानी क्या होती है कि पादप के अंदर एक संरचना पाई जाती है जो इसका 80 से 90% स्थान घेरती है, उसको क्या बोलता है? उसको क्या बोला जाता है? रसधानी। ठीक है, जंतु में ये छोटी होती है, पादप में ये बड़ी संख्या में या बड़ी मात्रा में या बड़े आकार में पाई जाती है। ठीक है, ये बोल सकते हैं आप। इसका मुख्य कार्य क्या है? ये कोशिका को क्या प्रदान करती है? स्फीति व कठोरता। ठीक है, ये कोशिका को क्या प्रदान करती है? स्फीति व कठोरता, मजबूती प्रदान करती है। मजबूती, कठोरता या स्फीति कैसे प्रदान करेगी? क्यों? क्योंकि जो ये रसधानी है इसके अंदर एक द्रव भरा होता है जिसका नाम है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव भरा होता है जिसकी वजह से कोशिका को स्फीति व कठोरता प्रदान करती है। ठीक है, और इसमें कुछ पौधों के लिए आवश्यक पदार्थ भी इसी में पाए जाते हैं, जैसे जल अणु। ठीक है, प्रोटीन वगैरह वो किस में पाए जाते हैं? पौधों के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं, प्रोटीन, जल अणु, वो किस में पाए जाते हैं? रसधानी में। ठीक है, तो पौधों के लिए जो आवश्यक पदार्थ है वो भी किस में पाए जाते हैं? वैक्यूल्स में। ठीक है, यही इसके पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट पेपर में असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में, CAPF, कि स्फीति व कठोरता कौन प्रदान करता है पादपों को? तो आप क्या लगाएंगे? वैक्यूल या रसधानी। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब देखिए इसका जो अब कोशिका की जो लास्ट संरचना है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम देखते हैं क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्रकणिका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया था, देखिए दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। ये देखिए, ये पादप में पाया जाता है और जंतु में पाया जाता है, और ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, बट इसका नाम चेंज है। ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका में क्या बोलते हैं इसको, मीजोसोम। ठीक है, और कार्य तो आपको पता ही है श्वसन का। ठीक है, जो काम यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया करता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कौन करता है, मीजोसोम। ठीक है, श्वसन का कार्य करता है। अब देखिए इसकी संरचना को देखते हैं हम। पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स है। ठीक है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। आपको पता है दोहरी झिल्ली युक्त अंग कौन कौन से हैं, लवक, केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया। मैंने लास्ट क्लास में चित्र के साथ दिखाया था आपको। ठीक है, एक तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये कैसा अंग है, दोहरी झिल्ली युक्त। आपसे पूछ सकता है जानबूझ के कथन को गलत करने के लिए कि ये एकल झिल्ली युक्त अंग है, तो आप कहेंगे नहीं, ये क्या है, दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। ठीक है, इसकी खोज की थी कलिकर ने। इसकी खोज का श्रेय जाता है कलिकर को, बट फ्लेमिंग व अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया था, बायोब्लास्ट। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, तो आप क्या कहेंगे, कलिकर ने। फ्लेमिंग और अल्टमान ने इसको क्या नाम दिया, बायोब्लास्ट। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया वो किसके द्वारा दिया गया, वेंडा। एक संरचना, तीन तीन वैज्ञानिक, याद रखेंगे। खोज कलिकर ने, फ्लेमिंग व अल्टमान ने इसको बायोब्लास्ट कहा, माइटोकॉन्ड्रिया किसने कहा, वेंडा ने। ठीक है, अब इसकी संरचना देखते हैं हम, संरचना कैसी होती है। ठीक है, आपको पता है ये डबल मेम्ब्रेन है, यानी दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। तो ये आपकी जो मैंने बाहर बाहर बना रखी है, ये क्या है, बाहरी झिल्ली जिसको बोलते हैं आउटर कोर। ठीक है, और जो ये वाली है झिल्ली, ये क्या है, इनर कोर, यानी आंतरिक झिल्ली, इनर कोर। ठीक है, दो झिल्ली हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो इनर कोर है वो अंदर की ओर मुड़कर एक अंगुली के आकार की संरचना बनाती है। देखिए ये अंगुली के आकार की संरचना है कि नहीं है। जो इनर कोर है, आउटर कोर नहीं, इनर कोर यानी आंतरिक झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो आंतरिक झिल्ली है वो क्या होती है, अंदर की ओर मुड़कर ऐसे एक अंगुली के आकार की संरचना बनाती है, अंगुली के आकार की संरचना बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है कोशिका में, तो आप क्या कहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में। हिंदी में बोलते हैं इसको शिखर। ठीक है, और क्रिस्टी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली या आंतरिक परत अंदर की ओर फोल्ड होकर मुड़कर एक अंगुली के आकार की संरचना का निर्माण करती है, जिसको कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, और इसी क्रिस्टी पर क्या होता है, एक छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं, सूक्ष्म कण लगे होते हैं, जिसको कहते हैं ऑक्सीसोम। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम कण। ठीक है, और यही ऑक्सीजन में सहायता प्रदान करते हैं, यानी श्वसन में सहायता कौन प्रदान करता है, ऑक्सीसोम कण ही प्रदान करते हैं। ठीक है, और इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये समस्त द्रव्य या पदार्थ पाया जाता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये कैसा पदार्थ होता है, प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, इस समस्त माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स में क्या होता है, गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाया जाता है। ठीक है, गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका अपना डीएनए, ठीक है, और अपना राइबोसोम पाया जाता है, और कुछ हद तक आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, इसमें डीएनए और ये राइबोसोम बना दिए मैंने। ठीक है, अपना डीएनए और अपना राइबोसोम पाया जाता है। आप याद रखेंगे डीएनए किस किस का अपना पाया जाता है, केंद्रक का, लवक का, ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, और लवक भी क्या करता है, अपना पोषण बनाता है, राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ हद तक प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, क्यों, राइबोसोम पाया जाएगा तो प्रोटीन का निर्माण करेगा ही। ठीक है, तो ये राइबोसोम पाया जाता है तो ये इस वजह से क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। ठीक है, तो अपना डीएनए और राइबोसोम और आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका कार्य की बात करें, इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है श्वसन का। मैंने आपको बताया था इसका मुख्य कार्य क्या है, श्वसन का। देखिए हम सांस लेते हैं नाक से। ठीक है,
हम सांस लेते हैं नाक से, हमें लगता है कि हमारे जो फेफड़े हैं वो श्वसन के लिए उत्तरदायी हैं, बट अंतिम स्तर पर जो वो श्वसन की क्रिया संपन्न होती है वो कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी कोशिका में संपन्न होती है। और कोशिका में कहाँ पे संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ पे? ऑक्सीसोम पे। क्रिस्टी पर जो कण पाए जाते हैं ऑक्सीसोम। आप सीधा माइटोकॉन्ड्रिया ही याद रखेंगे, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपको पता हो गया इसका कार्य क्या है मुख्य? श्वसन का। और जब ये श्वसन, जब माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन की क्रिया करता है तो उससे क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है, यानी एनर्जी का, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही, जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन लेते हैं, उससे क्या होता है? एनर्जी क्रिएट होती है। डाइजेशन और श्वसन में यही फ़र्क है बस, ठीक है। वो आगे हम पढ़ेंगे डाइजेशन और श्वसन तंत्र को, जब बताऊंगा मैं डिटेल में, कि जो श्वसन होता है उसके द्वारा क्या होता है? एनर्जी क्रिएट होती है, ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, ठीक है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है? बिजली घर, कोशिका का बिजली घर, या फिर पावर हाउस कह लें, या हरित घर, ठीक है। कुछ भी नाम आ जाए तो आप क्या लगाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए बिजली घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का, सॉरी श्वसन का, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? तो क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्यों कहेंगे? क्यों? क्योंकि ये श्वसन के द्वारा क्या क्रिएट करता है? एनर्जी बनाता है, ठीक है। और जो ये एनर्जी क्रिएट करता है उसको किस में मेजर करते हैं? एटीपी में। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखेंगे कि इसका मुख्य कार्य है श्वसन, और श्वसन के दौरान क्या करता है? एनर्जी को रिलीज करता है। और एनर्जी को रिलीज करने की वजह से इसको क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस, ठीक है। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एनर्जी रिलीज करता है, और इसकी एनर्जी को किस में मेजर करते हैं, मापते हैं? एटीपी में। और एटीपी की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसेट ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसेट ट्राईफॉस्फेट, याद रखेंगे इसको भी, एडिनोसेट ट्राईफॉस्फेट। क्योंकि जो एटीपी है वो क्या है? कोशिका की ऊर्जा की इकाई है। कोशिका की ऊर्जा को किस में मापते हैं? अगर आपसे पूछा जाए सीधा कि कोशिका की ऊर्जा को किस में मापते हैं, तो आप क्या कहेंगे? एटीपी में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसेट ट्राईफॉस्फेट, ठीक है। ये है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समस्त जो भी इसके तथ्य हैं, फैक्ट हैं, जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, या पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही मुश्किल, कम चांस होगा कि वो दे। अगर पूछेगा भी तो घुमा फिरा के पूछेगा, जो मैंने इसमें सारा कवर करा दिया है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया को। इसका कार्य है श्वसन का, इसी वजह से इसको बिजली घर कहा जाता है। और इसकी जो कोशिका की ऊर्जा है उसको एटीपी में मेजर करते हैं, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज हमारा कोशिका का चैप्टर खत्म हुआ। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।